जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्त, मैंने पिछले क्लास से हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर पर मैंने क्लास कराया जिसमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उसको आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर उसको देख लें, जिससे आप सभी को जरूर फायदा होगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने उसको पूरा संपूर्ण क्लास करवा दी है। वह बहुत ही अच्छा क्लास है। आप दोस्त, नेक्स्ट हम चलते हैं आज मैथ की क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर आज आएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक, वास्तविक संख्या के बारे में क्या है वास्तविक संख्या, इसके बाद बहुपद आ जाएगा, उसके बाद अलजेब्रा, बहुपद अलजेब्रा, उसके बाद समझ लो को ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद स्टैटिक्स, इन सभी को, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सभी को अच्छे तरीके से बारीकी से खत्म करेंगे। और एग्जाम में देखना आप सभी को कितना ही फायदा मिलेगा इस क्लास से। तो जरूर अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। जितने भी क्लास 10th के मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को फायदा हो। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। चलिए देखिए दोस्त, अब समझते हैं आज हम वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जाने, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या जो आप सभी का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, इसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं दोस्त। इसमें समझिए यह क्या है, इसे रियल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। हमारी एक काल्पनिक संख्या होता है जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब कौन सा संख्या, कौन सा सभी रियल संख्या, देखो सभी संख्या रियल संख्या, जो 1 हो गया, 2 हो गया, 0.3 हो गया, √5 हो गया, उसके बाद समझो √5 हो गया, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। या क्लास फर्स्ट है जो मैथ का चैप्टर का। ठीक है दोस्त, रियल नंबर के बारे में हम समझे, इसमें इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते थे। आप लोगों को जरूर समझ में संख्या रेखा होता क्या है। ठीक है दोस्त, दिमाग में जरूर गया होगा कि संख्या रेखा होता क्या है। देखो दोस्त, यह संख्या रेखा है जिसमें यहाँ की शून्य मान लीजिए, इधर जाएंगे हम, इधर में एक्स एक्स होगा। ठीक, एक्स एक्स होगा और इधर का होगा एक्स डैश एक्स। ठीक, और शून्य का अगर इधर जाएंगे, शून्य है दोस्त, या शून्य का अगर इधर जाएंगे तो यह जो भी होगा माइनस में होगा, अगर उधर जाएंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, तो इधर में पढ़े हम तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये सभी जो भी होगा माइनस में होगा। ठीक, माइनस में होगा तो माइनस के लिए 1 2 3 4 5 और 6 सभी को माइनस में दे देते हैं। ठीक, इतना समझ गया। अब बोला जाए कि वास्तविक संख्या है तो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। यह संख्या रेखा में, अब इस पर दर्शाने के लिए देखो दोस्त, 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो 2 है, उसके बाद इसको 3 मान लो, 2.3। तो 2.3 का मतलब क्या, देखो 2.3 का अगर ग्राफ पढ़े हो तो ग्राफ में जरूर होता है कि 1 के बाद देखो 2.3 का मतलब क्या है कि 2 से जरूर अधिक है मगर 3 भी नहीं है। 2.3 के बाद 3 भी नहीं है, 2.3 है। 2 से तो जरूर अधिक है मगर 3 से कम है। 3 से कम है तो एक से अगर यहाँ तक जाने होंगे, छोटा छोटा 10 लाइन होता है। ठीक, छोटा छोटा 10 लाइन, यानी कि 2 हो गया, 2 के बाद 1 2 3, यहाँ संख्या रेखा होगा जो यहाँ होगा। ठीक, अब इसके बाद कहो कि अब √5 को कैसे दर्शाया जाए। √5 के लिए इसमें तो कोई संख्या लिखा नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों, जब √5 के लिए कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस, और इसको एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स से बोलते हैं, या 1 2 3 इस तरीके से हो गया। अब ध्यान देना दोस्त, हम इसको मिटाकर अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या हो गया, शून्य हो गया, शून्य के बाद यहाँ 1 और 2 और √5 को दर्शाना। √5 का मतलब कितना होगा, √5 का मतलब क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा जो रूट में से निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, √5 का अगर पूर्ण रूप से √5 का 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को अतः 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, 2 का प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, 5 नहीं हो गया, देखो 5 √5 या तो नहीं निकलेगा। अब देखो √5 को हम कैसे दर्शा सकते हैं, 2 है यहाँ पे 2 हो गया और इसके सामने कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 हो गया। ठीक, यहाँ 1 हो गया, इतना बीच की दूरी कितना हो गया, 2 हो गया, या बीच की दूरी 2 हो गया, या बीच की दूरी 1 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से यह दूरी कितना हो जाएगा, यह दूरी 5 हो जाएगा, √5 होगा। अब किसी प्रकार की सहायता से हम इसे, किसी प्रकार की सहायता से हमें यहाँ से प्रकार रखकर यहाँ से जितना घुमाए, जिस एंगल से घूमेगा और जहाँ जाके मिलेगा
वही होगा √5 का मान यहाँ पर। ठीक है दोस्त, यह समझ लो √5 हो गया। या इसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। किसी भी तरीके से वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं, √7 को दर्शा सकते हैं, √6 को दर्शा सकते हैं, किसी को भी संख्या को संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्त इसके बाद वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या में 2 भाग होता है, जिसमें परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट आएगा दोस्त क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलेंगे इनरेशनल नंबर। ठीक है दोस्त, इतना जरूर समझना। रेशनल नंबर, इनरेशनल, परिमेय संख्या पर। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है दोस्त, यह हो गया लिखा जा सके, और P/Q के रूप में भी लिखा जा सके, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। ठीक है, जिसका मगर यहाँ लिखा जा सके, मगर Q इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। पूर्ण रूप हो। ठीक है दोस्त, पूर्ण रूप हो इसको बोलेंगे। और इसी का उल्टा, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इतना समझ गया। अब आते हैं दोस्त, आज कुछ खास सिखाते हैं, यूक्लिड का लेमा विधि। ठीक दोस्त, यूक्लिड का लेमा विधि समझते हैं। रियल नंबर है। ठीक है दोस्त, रियल नंबर है। इसमें क्या हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो परिमेय संख्या बोले हैं, परिमेय संख्या, इसमें क्या होगा, खास चीज लिख लेना। परिमेय संख्या 22/7 पूछ देगा और एक पाई पूछ देगा, दोनों में फर्क है। 22/7 का मान रियल, पाई का मान रियल मान का होता है 3.14 समथिंग होता है, पूर्ण रूप से मान। इसी को मान लिया जाता है कितना, 3.14। ठीक है, इसी को मान लिया जाता है। जो 22/7 क्या है, या एक इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं 22/7 को, तो इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक दोस्त, अब इसके बाद दोस्त इसको पाई को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। देखो इसी का मान है यह, जिसे परिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा हुआ है। 22/7 का रियल मान जो होता है, पाई का मान रियल मान जो होगा 3.14 समथिंग होगा, जिससे इससे संख्या, जब समथिंग होता है संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, जिसके कारण यह अपरिमेय संख्या। मगर इसका जो मान होता है 22/7 मानते हैं, पूर्ण रूप से इतना को 22/7 में बदल 22/7 होता है, जिसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ठीक, अब दोस्त आइए, अब दोस्त क्या बोलते हैं, यूक्लिड का लेमा या एल्गोरिदम नियम, या एल्गोरिदम नियम। इसके लिए तुम लोग अगर भाग जानते हो तो भाग के बारे में जानो। देखो यूक्लिड साहब ने कहा, अगर भाजक है, भाजक तो क्या होगा, भाज्य और भागफल, और नीचा लिख लेना शेषफल। क्या, शेषफल, इतना जरूर जानते हो, शेषफल। इसके लिए अब क्या, देखो इसको हम B बोलेंगे, इसको A बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे, और इसको R। इस तरीके से हम पूर्णांक संख्या के लिए, धन पूर्णांक की संख्या के लिए हम आप सभी को जरूर चैप्टर 1 का सवाल बन जाएगा इस पर। ठीक है, देखो ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर दोस्त भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। देखो भाज्य बराबर, ठीक, यह हो गया, ए लिख दो यहाँ पर, और देखो भाजक, इसको और इसे Q से गुना करो, इसमें इससे गुना करो, तो क्या हो गया, B
आर क्यू प्लस आर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे हम सभी आर के बारे में कुछ विशेष बात जानते हैं। आर के बारे में क्या है? ठीक, आर का मान जो होगा, आर का मान या तो शून्य होगा या तो शून्य से अधिक होगा। मगर दोस्त यहाँ ध्यान देना, आर का मान जब भी होगा शून्य होगा या शून्य से अधिक हो सकता है, मगर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, बी से हमेशा छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक, नोट्स कर लेना। अब इसके बाद दोस्त आते हैं यूक्लिड के लेमा नियम से। ठीक, बहुत से संख्या आता है जिसको क्या समझना होता है दोस्त, इसमें आता है दोस्त। अब इसको मिटाते हैं, नोट्स कर लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप सभी को जरूर फायदा होगा। दोस्त यहाँ आते हैं, इसी के नियम में हम सभी समझते हैं दोस्त आगे चल के कि इसमें जो किसी भी धन पूर्णांक को दोस्त लिखेगा, किसी भी धन पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, 4q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यह भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है दोस्त, 1 3 4q, ऐसे 4q 3, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक, इसके लिए देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर यदि यूक्लिड का लेमा विधि जानते हैं तो ये बराबर का आता है bq प्लस 1, bq प्लस r होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर यदि हम कुछ भी संख्या हो तो ए बराबर हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए का मान। अगर यदि यहाँ ध्यान देना दोस्त, हम यहाँ जो कर रहे हैं इसको यहाँ इसको क्वेश्चन इतना ही रहने दो। ठीक है, इतना पे पहले समझो। ठीक, इतना पे समझो। अगर यदि हम q का मान, b का मान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे b जो है यहाँ ना 4 को यहाँ रख दे तो 4q प्लस 1 हो गया। 4q, केवल 4q लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 4q लिख सकते हैं ना। अभी देखो 4q हो गया, मानी कि b का मान हम यहाँ ले लेते हैं। b का मान जब 4 हो तो 4 होगा तो फिक्स नहीं q का मान कितना होगा। और इसके अनुसार दोस्त देखो, जब 4 होगा तो 4 के बाद कितना होगा, इसका r का मान कन्फर्म नहीं है। r का मान तो शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि r का मान या तो शून्य या तो 1 2 3, यानी 4 भी नहीं होगा, 4 से छोटा होगा, या तो शून्य होगा या तो शून्य से बड़ा होगा। ठीक है तो दोस्त, यानी कि हम पूर्णांक संख्या किसी धन पूर्णांक को 4q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा जब r का मान शून्य होगा तो उसके बाद देखो दोस्त a है, फिर 4q और r का मान के हमको कितना 1 है तो 1 लिखा सकता है। q का मान 4q प्लस r का मान कितना 3 रखते हैं, 2 छोड़ो इसका 3 रखते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हम पूर्णांक संख्या में लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं दोस्त, इसके बाद 4q प्लस 1 के रूप में जरूर लिख देंगे। इस तरीके से जरूर चैप्टर का सवाल बनाना बनेगा। अब एक और नया स्टेप जो बता रहे हैं, नया तरीका, इसका एक और तरीका है। देखो दोस्त, इसमें जो होगा किसी भी HCF के लिए, जिसमें हम इसको हम a बराबर VQ प्लस R के रूप में लिखते हैं। अब इसमें तुम्हारा HCF पूछ दिया, HCF कितना कितना पूछ दिया नहीं पता है, HCF जब पूछ देगा देखो यहाँ, अगर दे यहाँ पे दे दे 552 और दूसरा दे दिया 320, इस संख्या को हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा, देखो बड़ी संख्या होता है ना दोस्त, बड़ी संख्या जिसमें बड़ी संख्या होगा, बड़ी संख्या 552 इंटू इजकल टू लिखना, 552 हो गया। 552 के बाद ध्यान देना 320 को लिख देना, बड़ी संख्या को पहले लिख देना और 320 को यहाँ लिख देना, 320 है। अब ध्यान देना दोस्त, अगर यहाँ क्रॉस गुना का चिन्ह देकर यहाँ कितना से गुना करे, अगर 2 से गुना करें 3 दूना 640 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो केवल हमको सिर्फ 1 से गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना करने के बाद फिर ध्यान देना दोस्त, 1 से गुना करने के बाद कितना शेषफल बचेगा, शेषफल को यहाँ लिख देंगे, जो यूक्लिड के नियम के अनुसार a बराबर BQ प्लस R हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। इसमें यहाँ देखो 500 के बाद देखो 52 तो हो जाएगा, मानी 152 और 20 जोड़ेंगे 172 होगा, कितना होगा 172। और फिर यहाँ ध्यान देना दोस्त, किसको कहाँ लिखते, इसको जो होगा इसको 320 को यहाँ लिख देना, इक्वल टू चिन्ह देना, और 172 है इसको यहाँ लिखना है। फिर देखना है 172 जो है 150 गुना कितना हो जाएगा, 322 ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल एक ही मरतबा गुना करना पड़ेगा और एक मरतबा गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, अगर यदि 8 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके 8 होने के बाद कितना 1 7
4 और फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 1 148, कितना शेष बच जाएगा 148। यहाँ ध्यान देना, अब 148 शेष बच गया, तब फिर इसको यहाँ लिखते हैं 172 इक्वल टू कितना का 148 इतना होगा। अब दोस्त फिर यहाँ पे कितना से गुना करोगे, फिर 1 से गुना करो, अब प्लस का चिन्ह दो, फिर हर समय यूक्लिड का जो लेमा विधि है, एल्गोरिथम विधि के तरीके से हर समय सेट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ सेट करना, देखो इसको यहाँ लिखे तो इसको फिर ऑटोमेटिक यहाँ उतार कर लिखे हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय एरो का तुम लोग सिंबल बन देना, हम बता रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसमें कितना बच गया, अब इसमें देखो कितना बच गया बताओ, 22 और 2 24, 24 बच गया। फिर यहाँ लेके इसको 148 इक्वल टू दे दो 24, गुना का चिन्ह दो 1। अब यहाँ ध्यान दो, इसके बाद क्या होगा दोस्त, इसी तरीके से यहाँ हो गया। अब इसके बाद आप प्लस का चिन्ह दो, प्लस का, अब देखो 48 से कितना से गुना करोगे होगा पड़ जाए, तो बताओ 24 बच्चे 120 होगा, और 24 बच्चे 120 और 24 6 की 144 होगा। ठीक है, 6 मरतबा मिलेगा 144, यानी कि बच जाएगा केवल 4, केवल कितना बच जाएगा 4। फिर यहाँ ध्यान दो दोस्त, यहाँ इसको फिर यहाँ से लिया और इक्वल टू 2, फिर इसको यहाँ से लिया 4। अब यहाँ से देखो यहाँ से कितना मरतबा रहेगा 6 मरतबे, 6 मरतबे यानी शून्य। जब तक r शून्य ना हो तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगे, जब तक r शून्य ना हो यानी कि शेषवा रिमाइंडर शून्य ना हो तब तक हम करेंगे, जब तक रिमाइंडर r शून्य नहीं हो तब तक प्रोसेस करें, तब तक कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है दोस्त, इस तरीके से प्रोसेस कर आर का मान सुना गया, यानी कि समझ लो HCF जो होगा HCF कितना होगा 4 होगा। या 4 जो संख्या है इन दोनों को पूर्ण रूप से भाग लगा जा कट जाएगा, 4 से काट देंगे। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, अब हम समझा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की बात है। यहाँ एलसीएम एचसीएफ यानी यूक्लिड के नियम से इससे HCF ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, एलसीएम एचसीएफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा यहाँ देखो दोस्त, यहाँ से समझो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्त, इतना ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे ध्यान देते थे एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ तरीके से। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा इसको समझा देते हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, नए तरीके से, हाई लेवल स्टैंडर्ड तरीके से निकालने को बताएंगे। ठीक है दोस्त, इसमें समझो, इसमें जो हम बता रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, मान लो यहाँ पे हम तुमको दे रहे हैं, यानी कि 24 है और 36, इन दोनों के बीच पूछ दिया जाए 24 और 36, इसका पूछ दिया जाए कि HCF और एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम एचसीएफ एक और संख्या ले लो 24 36, दूसरा क्या ले लो 24 है, दूसरा क्या ले लो 48, इन तीनों को बोल दीजिए क्या निकालना है? HCF और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, HCF तथा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, HCF तथा एलसीएम निकालना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, इसको मिटाते हैं और आगे हमें समझते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो दोस्त, अगर तुम लोग HCF और एलसीएम इस तरीके से निकालते हो 24 36 और 48, इस तरीके से, इस तरीके से मत निकालना। अब नया तरीका से सीखो और नया तरीके से निकालना। ठीक है, 24 लिखा हुआ है, 24 36 और 48, इसको इस तरीके से लिखो और इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड कैसे कर सकते हो? गुणनखंड करने का मतलब कितना हो गया, इसको कितना लिखो 8 गुणे 3। ठीक, 8 का मतलब कितना लिख सकते हो? इसको 8 को कितना लिख सकते हो? 2 पे पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हो। फिर 36 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 36 को लिखना होगा तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 दिया 9 और 2 4, 9 चौके 36 हो जाएगा। 48 को कैसे लिख सकते हो? 48 को लिखने के लिए देखो दोस्त, 16 48 में 2 पे पावर 4 इंटू 3। अब देखो, अब इसको हम यहाँ लिखते हैं
और इसको मिटाते हैं। देखो 2 पे पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 24 है, इसका देखो इसका कितना है, ये तो 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 गुने 3 24, 3 3 9 और 2 2 4 36, फिर 2 16 3 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ, एचसीएफ। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या समझ आना है, एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन संख्या मिलता है, जो कॉमन संख्या मिलता है, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखो, 2 पे पावर 4 है और 3 पे पावर स्क्वायर है, 2 पे पावर 2 है, ठीक, इसको लिखो। जो कॉमन मिलेगा इसका सबसे हाईएस्ट पावर वाला संख्या को लिखेंगे। देखो यहाँ 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 3, तो सब 2 पे पावर, देखो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, तो सबसे हाईएस्ट संख्या पावर किसका है, इसका है, और 2 पे पावर 4 यहाँ लिख लो। और जो बाकी जो बच गया इसमें भी 3 मिल रहा है, कॉमन 3 मिल रहा है, 3 का भी लिख लो, सबसे हाईएस्ट पावर इतना लिख लो, हो गया, हो गया। अब इसका सॉल्व करके बता दो कितना आंसर होगा। देखो इसका कितना होगा, 8 होगा, 8 नहीं 16 होगा, 16 होगा, और इसका 9 होगा, यानी कि 144 होगा, ठीक है, इतना एलसीएम होगा दोस्त। अब आते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में आते हैं दोस्त, एचसीएफ क्या होगा, इसमें जो भी कॉमन मिल रहा है संख्या, जो भी कॉमन मिल रहा है उन संख्या का सबसे लोएस्ट पावर को लेते हैं। इसमें लोएस्ट पावर वाली संख्या यह है, इसमें 2 पे पावर 2 गुने कितना होगा, इसमें सबसे कॉमन पावर 3 है, यानी कितना होगा 4 गुने 3 यानी कि 12 होगा। अब एक और संख्या बताना है दोस्त, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो गया, ठीक। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा समझाते हैं एक तरीके से, लोएस्ट और थोड़ा सा पहले समझ लो इसका लोएस्ट और हाईएस्ट में क्या फर्क है। देखो दोस्त, यह 2 संख्या है, यह 3 संख्या है, इनको लिखो पहले कितना, यहाँ लिखो 24, 36 और 48, इसको इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, 144 लोएस्ट क्यों बोला जाता है और हाईएस्ट क्यों बोला जाता है, इसका देखो 12, ठीक है दोस्त। देखो ये तीनों संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो यह कट जाएगा, तीनों संख्या से कट जाएगा, और इससे भाग तो यह तीनों कट जाएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, हम सब इससे और भी ऊपर की कोई भी संख्या जो कट जाएगा, ठीक है, 144 जोड़ लो, 288 भी कट जाएगा, इससे भी और कोई संख्या हो जो ऊपर कट जाएगा, पर इससे कोई ऐसा नीचा संख्या नहीं कि जो तीनों को काट दे, इससे कोई नीचा, सबसे लोएस्ट यही संख्या है जो तीनों काट दे, इसीलिए इसी को एलसीएम बोलते हैं, सबसे लोएस्ट मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल, जिसको यह तीनों से भाग लग जाएगा। बाकी इसमें अब देखो दोस्त, हाईएस्ट के बारे में समझो, हाईएस्ट के बारे में क्या बोल रहा है। देखो इसके लिए हम 8 से भी काट सकते हैं, इसके लिए हम 6 से भी काट सकते हैं, ठीक, इसके लिए हम 3 से भी काट सकते हैं, इसके लिए हम 2 से भी काट सकते हैं, मानी कि सबसे हाईएस्ट जो संख्या है केवल 12 है, 12 के अलावा कोई ऐसा संख्या ऊपर नहीं हो जाए तीनों को काट देगा, तो सबसे हाईएस्ट संख्या, इसीलिए हम एचसीएफ इसको बोलते हैं और इसीलिए इसको हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब आते हैं दोस्त, अब 2 संख्या के बीच एलसीएम एचसीएफ के बीच कुछ कंडीशन और रिलेशन बताते हैं। देखो यहाँ पे अगर 30 हो गया और यहाँ 24 हो गया, अब दोनों का हम एलसीएम एचसीएफ पूछे तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, बताओ। इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम 120 होगा और एचसीएफ जो होगा 6 होगा, ठीक है दोस्त। इसका एलसीएम जो होगा 120 और एचसीएफ जो होगा 6 होगा। अब ध्यान देना, यह संख्या मान लो कि यह ए है और यह संख्या जो है यह, इसको मान लो क्या मानते हैं दोस्त, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक, ए बी मान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्त, ए बी मान लिए, तो अब यहाँ ध्यान देना, अब हम क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले समझना दोस्त, ए और बी माने कि 30 में और 24 से गुना कर दे, 24 दिया 72 में 720 आएगा दोस्त। अब यहाँ ध्यान देना, यानी कि ए और बी के बीच गुना कर दिए, यानी कि 30 गुने 24 से गुना कर दिए, आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ के बीच गुना करते हैं, एलसीएम है, एलसीएम और दूसरा है एचसीएफ, एचसीएफ के बीच गुना करते हैं। जब गुना करेंगे दोस्त एलसीएम और एचसीएफ के बीच, दोनों के बीच गुना करना था, कितना होगा 120 गुने 6 जो कितना होगा 720 होगा, ठीक है दोस्त। देखो ए और बी को गुना किया 720 आ गया, एलसीएम और एचसीएफ के बीच गुना किए 720 आ गया। ध्यान देना, ए और बी के बीच गुना किया 720 आ गया, एलसीएम एचसीएफ के बीच गुना किया था, क्या आ गया 720 है। यानी कि 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है दोस्त, समझ गया। अब एक और कंडीशन हम आप सभी को बताते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर का अंतिम कंडीशन होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो दोस्त,
गुणनखंड निकालने का एक नया तरीका, एक और तरीका, गुणनखंड निकालने का एक नया तरीका बताने जा रहे हैं आप सभी को, ध्यान देना। देखो अगर यदि दोस्त यहाँ पर कितना दिया है 576, इसको किस तरीका से लगा, इसको 2 से लगा, ठीक है, इसको 2 से लगा, 2 से लगा 576 को अगर 2 से लगा तो कितना आएगा बताओ, 576 को 2 से लगा हुआ है 8, कितना आएगा। अब इसको फिर 2 से लगा, फिर 2 से लगा तो कितना आएगा बताओ, फिर 2 से लगा, फिर कितना आएगा, फिर 2 से लगा दोस्त, फिर 2 से लगा, फिर दोस्त 2 से लगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब 2 से नहीं, अब 3 से लगा, 3 से लगा, 3 मरतबा कर दिया, ठीक है। इस तरीके से भी निकालते हैं एचसीएफ। अब जो भी यह संख्या, इन सभी संख्या को किस तरीके से लिखते हैं दोस्त, यहाँ ध्यान देना, इन सभी संख्या को किस तरीके से लिखते हैं। देखो 576 लिख दिया, यह गुणनखंड हो गया। देखो 2 1 2 3 4 5 6, 6 को लिख दो, 3 4 5 1 6, इंटू देखो 3 इंटू 3। अब इसको शॉर्टकट लिखने का है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 है, 2 की संख्या क्या है 6 हो, 6 लिख दो, गुणे 3 है, 3 की संख्या क्या है 2 है, बस यही शॉर्टकट है कि 576 गुणनखंड में आ गया, ठीक। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। तो दोस्त यह वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें मैं पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। बाकी जो भी बचेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उस संख्या के बारे में बता देंगे, उसको कैसे सिद्ध करते हैं, और एक और बचे शांत अशांत, इन सभी को कंप्लीट करवाकर यह फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्त, और चैनल को शेयर भी करें, जिससे दोस्त सभी को फायदा हो। तो दोस्त फिर मिलते हैं नए क्लास में, मैथ का नया चैप्टर लेकर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बस दोस्त आज भर इतना ही रखते हैं। ओके बाय। यस।